वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 573 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। फोकस करेंगे हिस्ट्री के प्रश्नों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आज डेट 27 सितंबर हो गई है जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक हफ्ते बाद एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। बौद्ध स्तूपों के संबंध में निम्न कथन है, इन पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, स्तूप का मूल ढांचा जो उल्टी कटोरी की तरह होता था गर्भगृह कहलाता था। इस गर्भगृह के शिखर पर चौकोर आकृति हर्मिका बनाई जाती थी और हर्मिका में प्रायः अवशेष रखे जाते थे। बताइए। इस तरह के प्रश्न इम्पोर्टेंट है, कुछ ऊट पटांग जैसे लगते हैं लेकिन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। स्तूप का मूल ढांचा जो उल्टी कटोरी की तरह होता था गर्भगृह कहलाता था। क्या करेक्ट है? इस गर्भगृह के शिखर पर चौकोर आकृति हर्मिका बनाई जाती थी और हर्मिका में प्रायः अवशेष रखे जाते थे। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, डी है इसका आंसर। तो देखिए, स्तूप का मूल ढांचा जो उल्टी कटोरी की तरह होता था गर्भगृह कहलाता था। इस गर्भगृह के शिखर पर चौकोर आकृति हर्मिका बनाई जाती थी। इसी हर्मिका में प्रायः अवशेष रखे जाते थे। जिस पर स्तूप का मुख्य भाग आधारित होता है उसे मेधी कहते हैं, ये भी याद रखिए। और वेदिका का तात्पर्य स्तूप के चारों ओर के घेरे से है। इसी वेदिका के चारों ओर, वेदिका का तात्पर्य जो है स्तूप के चारों ओर के घेरे से है। इसी वेदिका के चारों दिशा में बने अलंकृत द्वार को तोरण द्वार कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। मौर्यकालीन और ईरानी स्तंभों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ईरानी स्तंभ अलग अलग पाषाण खंडों के बने हुए हैं, किंतु मौर्यकालीन स्तंभों का निर्माण एक ही पत्थर से किया गया है। ईरानी स्तंभ नालीदार हैं जबकि मौर्यकालीन स्तंभ सपाट हैं। ये सही लिखा है या फिर इंटरचेंज करोगे ऊपर वाले स्टेटमेंट में नीचे वाले स्टेटमेंट में, या किसी एक में? देखिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। तो ईरानी स्तंभों और मौर्यकालीन स्तंभों में स्पष्ट भेद है। स्वतंत्र स्तंभों की कल्पना भारतीय है। ईरानी स्तंभ नालीदार हैं जबकि मौर्यकालीन स्तंभ सपाट हैं। और ईरानी स्तंभ अलग अलग पाषाण खंडों के बने, किंतु मौर्यकालीन स्तंभ अधिकतर स्तंभों का निर्माण एक ही पत्थर से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रकला के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ है स्थान और उसके सामने है राज्य। कुपगल्लू के सामने तेलंगाना लिखा है, पिकली हल के सामने कर्नाटक और लाखोदियार के सामने उत्तराखंड लिखा है। आपको बताना है कौन सा सही सम्मिलित है इसमें। कुपगल्लू तेलंगाना सही है, ये पिकली हल कर्नाटक सही है, लाखोदियार उत्तराखंड सही है। सारे के सारे सही हो गए, तो सम्मिलित हो गए, सी ऑलरेडी। तो प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रकला के उदाहरणों में जोगीमारा और भीमबेटका मध्य प्रदेश, ये भी याद रखिए। कुपगल्लू तेलंगाना में, पिकली हल और टेक्कालकोट्टा कर्नाटक में, लाखोदियार उत्तराखंड आदि महत्वपूर्ण हैं। इन पुरास्थलों से प्राप्त चित्र जो है 3 वर्गों, मनुष्य के चित्र, पुरुष के चित्र, पशु के चित्र और ज्यामितिक आकृति में प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि भीमबेटका विंध्य के पर्वत पदीय क्षेत्रों और जो जोगीमारा है अमरनाथ है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मतलब भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में, जोगीमारा भी मध्य प्रदेश में, अमरनाथ भी मध्य प्रदेश में। जो भीमबेटका है वो विंध्य के पर्वत पदीय क्षेत्रों में है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित है? चित्रों की छोटी आकृति, चित्रों का ज्यामितिक प्रारूप या प्रतिरूप, चित्रों का रैखिक प्रस्तुतिकरण और विशालकाय पशुओं की आकृति। पशुओं की आकृतियाँ विशालकाय बनाई जाती थी क्या? बिल्कुल, बाघ की विशालकाय, बाइसन की विशालकाय आकृति, हाथी की विशालकाय आकृति। चित्रों का ज्यामितिक प्रतिरूप भी देखने को मिलता है, चित्रों का रैखिक प्रस्तुतिकरण भी देखने को मिलता है। लेकिन चित्रों की आकृतियाँ छोटी नहीं थीं, चित्रों की आकृतियाँ बड़ी थी, बड़ी विशाल।
तो फर्स्ट को एलिमिनेट करके इसका आंसर क्या लगाएंगे अपन, बी 2, 3 और 4। तो उच्च पुरापाषाण काल में चित्रों की प्रस्तुति रैखिक रूप से की जाती थी, लेकिन ये चित्र छोटे नहीं बल्कि बड़े होते थे। गलत है पहला स्टेटमेंट। देखिए, गाढ़े लाल और हरे रंग से हाथी, बाघ, बाइसन, गैंडा और सुअर आदि के विशालकाय जानवरों के चित्र जो है उकेरे गए हैं। उच्च पुरापाषाण काल में चित्रों को ज्यामितिक प्रतिरूप के माध्यम से भरा जाता था और हरे चित्र नृत्य से संबंधित हैं और लाल चित्र शिकार से। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मध्य पाषाण काल से संबंधित नहीं है? मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं, शिकार के दृश्यों की प्रबलता, सामुदायिक नृत्य सामान्य विषय वस्तु के रूप में, प्राकृतिक शैली में पशुओं का चित्रण किया गया है क्या, मनुष्य का चित्रण एक शैलीगत ढंग में हुआ है क्या? पढ़िए और बताइए। देखिए, सारे के सारे सही हैं, उपरोक्त सभी है, इसका आंसर डी। तो उपर्युक्त विशेषताएं मध्य पाषाण काल की कला से संबंधित है। मध्य पाषाण काल में चित्रों की संख्या अत्यधिक वृद्धि हुई, चित्रों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। इस काल के चित्रों की विषय वस्तु यानी थीम में विस्तार हुआ, लेकिन चित्र आकार की दृष्टि से छोटे हो गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कालखंड में श्रमण परंपरा का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? श्रमण परंपरा शैव धर्म से? गलत। जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, दोनों से, तो सी है सही उत्तर। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन एवं बौद्ध धर्म के रूप में धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई, जिसे श्रमण परंपरा के नाम से जाना गया। श्रमण का तात्पर्य बौद्ध भिक्षुओं से है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। मौर्यकालीन धार्मिक परंपरा से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, इस काल में बौद्ध और जैन धर्म को लेकर लोगों में आस्था बढ़ी या घट गई? इस काल में यज्ञ, पूजा और देवी माँ की पूजा का प्रचलन समाप्त हो गया। समाप्त नहीं हुआ था, चलन में था। गलत है दूसरा स्टेटमेंट, पहला वाला सही है। मौर्य काल में आस्था बढ़ गई थी। तो देखिए, मौर्य काल में बौद्ध और जैन धर्म के प्रति लोगों में स्वीकारोक्ति बढ़ी, तो सही है। बौद्ध धर्म के उदय के समय भी यज्ञ पूजा काफ़ी प्रचलित थी। बाद में बौद्ध एवं जैन ने इसे आत्मसात कर लिया और इस तरह से मौर्य काल में यज्ञ पूजा एवं देवी पूजा का प्रचलन बना रहा। तो समाप्त नहीं हुई थी, बना रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 है। सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है और बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, सैंधव सभ्यता में ऊन की कताई एक आम बात थी क्या? सैंधव सभ्यता के घरों से बड़ी संख्या में तंतुओं और तंतु के छल्ले प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त साक्ष्यों से यह तथ्य उभर कर सामने आया है, केवल गरीब ही कताई के कार्य में संलग्न थे। ऐसा नहीं है, अमीर भी थे और सूत और ऊन की कताई आम बात थी, सही है ये। तंतुओं और तंतुओं के छल्ले प्राप्त हुए हैं, बनाते थे वो लोग। तो 1 और 2 सही है, तीसरा वाला सही नहीं है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता के प्राप्त साक्ष्यों से यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि अमीर एवं गरीब दोनों ही कताई के कार्य में संलग्न थे। सैंधव सभ्यता में सूत एवं ऊन की कताई एक आम बात थी। सिंधु सभ्यता के घरों से बड़ी संख्या में तंतु और तंतुओं के छल्ले प्राप्त हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 9 है। स्तूप, चैत्य और विहार बौद्ध तथा जैन मठों से संबंधित हैं, लेकिन अधिकांशतः ये बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित एक महत्वपूर्ण स्तूप बैराट निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? बताइए। प्रश्न बनते हैं इस तरह के, 15 वर्षों के पेपर उठा के देखिए, मिलेंगे इस तरह के प्रश्न। राजस्थान है इसका उत्तर। तो बैराट राजस्थान का एक विशाल एवं भव्य टीले वाला स्तूप है। इसके चारों ओर परिक्रमा पथ है जो इसकी शोभा को और भी बढ़ाता है।
अंतिम प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित स्तूप नहीं है? देखिए, बुद्ध से रिलेटेड एक या दो प्रश्न हर बार पूछे ही जाते हैं। अलकप्पा में तो है, कपिलवस्तु में भी है, पिपलीवन में भी है, वैशाली में भी है, राजगृह में भी है, प्रयाग में नहीं है। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा इसका। तो प्रयाग में बुद्ध के अवशेष पर आधारित स्तूप है ही नहीं। बुद्ध के अवशेष आधारित स्तूप कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ स्थानों के नाम इस प्रकार हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको 2-2 3-3 बार पढ़ के याद कर लीजिए। एक है पिपलीवन, कपिलवस्तु, अलकप्पा, बेथदीप। बेथदीप यूपीएससी ने पहले प्रश्न कर रखा है, स्टेटमेंट में है, बेथदीप है और अलकप्पा है 6 या 7 में। रामग्राम राजगृह का सभी को पता होगा, वैशाली भी सभी ने सुना होगा, कुशीनगर भी सुना होगा, अवंती, गांधार और पावापुरी। ठीक है, ये तो नोन है, नोन है, नोन है, नोन नोन नोन। लेकिन कुछ हैं ये जिनके पूछे जाएगा, जो जाने की संभावना ज़्यादा है, जैसे बेथद्वीप, अलकप्पा, पिपलीवन और रामग्राम। इनके नाम याद रखना। और प्रयाग नहीं है इसमें। ठीक है, प्रयाग में नहीं है अवशेष। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर ही लीजिएगा। मध्यकालीन स्थापत्य कला और मूर्ति कला है टॉपिक का नाम। धन्यवाद।